नमस्कार साथियों, मैं के मलिक स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल श्योर 60 में। दोस्तों, ये मेंस का सीरीज़ है आपका, जिसमें हम लोग रेस के नाम से इस सीरीज को कंडक्ट कर रहे हैं। 399 इसका नंबर की बात कर रहे हैं आज। ये वाला सेट हम सॉल्व करेंगे। सेक्शन सेकंड इंग्लिश का है आप लोगों का। इसमें जो पैराग्राफ कैसे करने हैं, क्लॉज टेस्ट कैसे करना है, एक तो इस पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पैराग्राफ को कितना ट्रिकी से करें, कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा फोकस से पढ़नी है, कौन सी चीज़ें आप ऑन एन एवरेज नॉर्मल पढ़ के भी काम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करते हुए चले तो देखिए क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे करना है। देखो पहला ही क्लोज टेस्ट है इसमें। क्लोज टेस्ट तो टेक्निकली आपको पढ़ना पड़ता है भाई। देखो, क्लोज टेस्ट बगैर पढ़े नहीं होगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक इसकी नहीं होती है। देखो, इसे तो थोड़ा कॉम्प्रिहेंस करने की हैबिट बनाइए। एक दो लाइन से अंदाजा लग जाता है किस तरह का ये क्लॉज टेस्ट होगा। वो कह रहा है इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद, किस चीज के बावजूद, द ऑनर्स, सम्मान के। तो कोई बंदा होगा, उसे सम्मान मिलता होगा, तो वो कह रहा है इन स्पाइट ऑफ ऑनर्स दैट वर हीप्ड अपॉन हिम, जो उसे मिले हैं। किसी को मिले होंगे, किसको मिले हैं, नाम लिखा है पास्टियर। जो पास्टियर है उसको सम्मान मिले हैं खूब सारे, और उन सम्मानों को मिलने के बावजूद भी पास्टर कैसा रहा, रिमेन्ड ए सिंपल मैन, वो बड़ा साधारण सा आदमी रहा। तो ये कॉन्ट्रास्ट हो गया कि बहुत सम्मान मिले, बहुत रिस्पेक्ट होने के बावजूद भी वो आदमी कैसा रहा, बहुत ही सिंपल रहा। हार्ट। अच्छा, अब देखो कैसा सिंपल रहा, दिल से। तो बाय हार्ट, एट हार्ट, इन हार्ट और ऑन हार्ट। कुछ स्टूडेंट्स ने इसमें बाय हार्ट कर दिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया होगा बाय हार्ट, कि बाय हार्ट सुना है। जबकि जब भी आप सिंपल रहते हैं, दिल से, अपने मन से सिंपल रहते हैं, तो उसके लिए एट हार्ट आता है। ही इज सिंपल एट हार्ट, ये फ्रेज होती है। ही इज सिंपल एट हार्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, एट। ये प्रिपोजिशन आ गई इसके अंदर। आगे क्वेश्चन देखिए। तो उसमें क्या बोला कि वो बहुत सारे ऑनर्स मिलने के बावजूद भी जो पास्टर रहा है, वो अपने जीवन में दिल से बड़ा सिंपल आदमी रहा है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी रहा है। शायद उसकी यादें, मेमोरीज ऑफ हिज बॉयहुड, बचपन की, जब वो लड़का था तब उसकी यादें, उन दिनों की, कि बॉयहुड डेज की जो उसकी यादें हैं, व्हेन, कब की, व्हेन ही द फैमिलियर सीन्स ऑफ हिज बर्थ प्लेस, जब उसे वो यादें आती हैं, कब की, जहां उसका जन्म हुआ, उन चीजों को। तो क्या कर सकते हैं, इसमें पास्ट की बात चल रही है तो ड्रिव, व्हेन ही ड्रिव। तो शायद उसके बचपन की यादें, जब वो लड़कपन की यादें। तो वो यादें क्या करती हैं, जब वो उन सीन्स को, जहां उसका जन्म हुआ, बर्थ प्लेस का सीन हुआ, उनको जब वो याद करता होगा या याद करता था, एंड द टू बी ग्रेट आर्टिस्ट, और जब वो महान आर्टिस्ट बनना चाहता था, नेवर होली लेफ्ट हिम, कोई भी ऐसी चीज नहीं रही जिसने उसके आर्टिस्ट बनने के सपने को छोड़ दिया हो। यानी कि उसने अपना कोई भी सपना, जब वो बच्चा था, अब देखो उसका सेंस कैसे निकालेंगे, जब वो लड़का था और उसकी जो यादें थी बचपन की, जहाँ वो जन्म हुआ वहां से, और वो यादें कौन सी यादें, कि जब वो ग्रेट आर्टिस्ट बनना चाहता था, नेवर होली लेफ्ट हिम, उन यादों ने उसे कभी नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉन्जिंग। लॉन्जिंग का मतलब होता है, लॉन्गिंग जिसे बोलते हैं, वो चीजें जो उसके मन में लालसा बनी हुई थी। तो उसकी लालसा थी, किस चीज की लालसा थी, एक बड़ा आर्टिस्ट बनने की। ये यादों ने उसे कभी नहीं छोड़ा। उसकी बचपन की यादें, उसके बर्थ प्लेस की यादें, और उसके एक आर्टिस्ट बनने की यादें। लोथिंग तो एक टाइप से आलसी होता, तो आलसी की तो सेंस यहाँ पे आएगी नहीं। विशिंग, इच्छाएं होती हैं, तो यहाँ लालसा का वर्ड आएगा, लॉन्गिंग। वे चीजें उसके साथ हमेशा जुड़ी रही। ही डिड, उसने किया। अ ग्रेट आर्टिस्ट, ही डिड, तो ही डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो, बिकम्स नहीं आएगा, बिकमिंग नहीं आएगा, बिकेम नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही डिड बिकेम, वो यकीनन बन भी गया एक महान आर्टिस्ट। वो ये आर्टिस्ट बनना चाहता था, ये उसके मन में ख्वाब थे, और वो यकीनन एक महान आर्टिस्ट बन भी गया। बट आफ्टर 60 ईयर, 16वें साल के बाद, 16th ईयर, जब वो 16 साल का हो गया उसके बाद, ही द ब्रश फॉर एवर, उसने ब्रश को छोड़ दिया। अभी आर्टिस्ट रहा होगा, पेंटर टाइप का आर्टिस्ट रहा होगा, तो इसने ब्रश को क्या कर दिया, फॉर एवर, हमेशा के लिए क्या कर दिया। क्या आना चाहिए, रिलीज। रिलीज होता है किस चीज को जारी कर देना, तो वर्ड नहीं जाएगा। एक्सपेल होता है निष्कासित करना, तो ब्रश को कैसे निष्कासित करेगा बंदा, निष्कासित करने की सेंस होगी यहाँ पे। अब निष्कासित करना सही सेंस यहाँ पे नहीं देगा। डिस्चार्ज भी निष्कासित कर देना होता है, तो वर्ड जाएगा अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना। तो उसने क्या किया, जब 16 साल के करियर के बाद में उसने ब्रश को हमेशा के लिए छोड़ दिया, एंड पुट हिज सोल एंड एनर्जी, और अपनी पूरी आत्मा और ताकत झोंक दी अपने काम में। कौन से काम में, वो देखना पड़ेगा। इनटू, पुट हिज सोल एंड एनर्जी इनटू हिज वर्क, अपने काम में ताकत झोंक दी। एंड इट वाज दिस वेरी एनर्जी, और यही उसकी शक्ति थी, दैट इन द एंड, के आखिर में
हिम आउट। देखो ब्लो आउट का मतलब होता है उड़ जाना, हवा में उड़ जाना। अब हवा में तो उड़ा नहीं होगा वो कि बॉम्ब विस्फोट हो गया, हवा में उड़ने की सेंस होती है। कट आउट होता है किसी चीज को काट के बाहर निकाल देना, काट के भी नहीं निकाला। लेट आउट होता है जाने देना, और वियर आउट होता है उस चीज में अपने आप को समाविष्ट कर लेना। किसी चीज में जब आप ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, थकते हैं, उसी काम को करते रहते हैं, वो वियर आउट होता है। तो यहाँ वॉर आउट जाएगा, सेकंड फॉर्म जाएगी। और यही उसकी एनर्जी थी कि आखिर में वो उसी काम में लगा रहा, वॉर आउट। फॉर हिम, उसके लिए, ये डी ऑप्शन जाएगा, उसके लिए जो मरीज लोग थे, सफरर वाज मोर देन, वो सबसे ज्यादा थे, वो ज्यादा थे किस चीज से, ए केस दैट वाज टू बी क्योर्ड। तो क्या आना चाहिए बताइए, उसके लिए जो सफरर, सफरर का मतलब होता है मरीज लोग जो थे, मरीज लोग थे वो ज्यादा थे, जस्ट ए केस, तो जस्ट ए केस जाएगा। एकमात्र उनके लिए वो केस नहीं था कि उसका सिर्फ इलाज होना है। एक्चुअली वो लोग, इसमें क्या रहा होगा कि कुछ लोग बीमार रहे होंगे, कोई पर्टिकुलर बीमारी रही होगी, तो उन बीमार लोगों को वो सिर्फ एक केस नहीं मानता था बीमारी का, कि बस इलाज हो गया बात खत्म। उन बीमार लोगों को वो उस एक केस से भी ज्यादा मानता था। तो ये लोग उसकी नजर में सिर्फ एक केस नहीं थे कि जिसका इलाज होना चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा भी थे। ही लुक्ड अपॉन द ही लुक्ड अपॉन द, वो निर्भर करता था अगेंस्ट हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया के खिलाफ क्या किया होगा उसने। ही लुक्ड अपॉन द, अपॉन अच्छा यहाँ पे तो कुछ और सेंस में आएगा, ही लुक्ड अपॉन द हाइड्रोफोबिया एज ए बैटल। देखो वो हाइड्रोफोबिया के खिलाफ एक युद्ध लड़ने की नीति आएगी। हाइड्रोफोबिया होता है पानी का डर जो होता है, तो ही लुक्ड अपॉन द फाइट, उसने उस लड़ाई को, अगेंस्ट, फाइट अगेंस्ट होता है, फाइट अगेंस्ट हाइड्रोफोबिया, ठीक है ना, उसने हाइड्रोफोबिया के खिलाफ एक युद्ध माना। एंड ही वॉज डिटरमाइंड, डिटरमाइंड होता है, ही वॉज डिटरमाइंड टू विन एट एनी केस्ट, और वो दृढ़ निश्चय था कि उसे इस युद्ध के खिलाफ जीतना ही जीतना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, इसको एक बार कवर कर लीजिएगा। डिवाइज्ड नहीं आएगा, डिसाइडेड नहीं आएगा, ही वॉज डिसाइडेड पैसिव नहीं, ही वॉज डिटरमाइंड। डिटरमाइंड होता है दृढ़ निर्णय, दृढ़ता। डिटरमाइंड दृढ़ता होती है कि भाई जीतना ही जीतना है। और जो इससे पहले वाले ऑप्शन थे, फाइट आ गया, राइवलरी आ गया, स्कफल आ गया, स्कफल का मतलब होता है घिसना। तो देखो हाइड्रोफोबिया के अगेंस्ट घिसा तो कुछ जाएगा नहीं। म्यूटिनी होता विद्रोह, आप विद्रोह भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। राइवलरी होती है शत्रुता, तो हाइड्रोफोबिया शत्रुता भी नहीं होगी, क्या होगा, फाइट होगी, जंग होगी। किसी बीमारी के खिलाफ क्या होती है, जंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा आपका। ये है आपका क्लॉज, पैरा सेंटेंस, जो पैराजंबल, पैराजंबल नहीं है शायद ये, हाँ ये तो पैराग्राफ है आपका, पैराजंबल नहीं है। पैराजंबल सेंटेंस में आप पीक्यूआरएस चेक करेंगे, और पैराग्राफ में आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं उसकी हेल्प लीजिए। देखो क्लॉज टेस्ट पूरा पढ़ो, और पैराग्राफ में क्वेश्चंस पे निगाह डालिए। उसने कहा व्हाट वाज द इनिशियल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ममीफिकेशन। ये मुझे लग रहा है पैराग्राफ अभी शायद किसी टेस्ट में आया भी था। व्हाट वाज द इनिशियल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ममीफिकेशन। ममीफिकेशन होता है जब डेड बॉडीज को लेप लगाते हैं, उसे मम्मी बोलते हैं, और उसे आने वाले टाइम के लिए बचा के रखते हैं, संरक्षित रखते हैं, उसे मम्मी कहा जाता है। कि साल, 10 साल, 100 साल, 1000 साल तक डेड बॉडी एज इट इज रहे, वो ममीफिकेशन होता है। तो उसने कहा कि जो शुरुआती स्टेप है ममीफिकेशन का वो क्या होगा। उसने कहा प्लेसिंग अ फेस मास्क बिटवीन द हेड बैंडेज, कि जो चेहरे पे पट्टियां लपेटी जाती हैं, उन पट्टियों के बीच में एक मास्क रख दिया जाता है, सबसे पहले बात पूछ रहा है। रैपिंग द बॉडी विद स्ट्रिप्स ऑफ लाइनन, लिनन मतलब कपड़ा, कपड़े से बॉडी को रैप कर देते हैं सबसे पहले। रिमूवल ऑफ द इंटरनल पार्ट्स, पहले बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को रिमूव कर लेते हैं, और कंप्लीटली ड्राइंग द बॉडी, और फिर कंप्लीटली बॉडी को ड्राई कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेगा बंदा, सबसे पहले बैंडेज लगा के फेस पे मास्क रख देगा, या पूरी बॉडी को रैप कर देगा, या पहले इंटरनल पार्ट्स निकालेंगे। कौन सा काम सबसे पहले होगा, तो नेचुरल सी बात, सबसे पहले जो ममीफिकेशन में होता है वो क्या होता है, इंटरनल पार्ट्स निकाले जाते हैं बॉडी के, रिमूवल ऑफ इंटरनल पार्ट्स। ये कॉमन सेंस से हो जाता है क्वेश्चन, आपने अगर मम्मी के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज एक और तरीका है, उसी लाइन को पैराग्राफ में कहीं ना कहीं पढ़ लीजिए, वो लाइन आपको मिल जाएगी, और उस लाइन से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन है व्हाट वाज द इनिशियल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ममीफिकेशन, तो देखो यहाँ पे मिल जाएंगे कोई ना कोई आपको। द मेथड ऑफ एम्बाल्मिंग, ट्रीटिंग द बॉडी, द एंशिएंट इजिप्टियन यूज्ड कॉल्ड ममीफिकेशन यूजिंग स्पेशल 3 प्रोसेस, 3 प्रोसेस होते हैं। इजिप्टियन रिमूव्ड ऑल द मॉइस्चर्स फ्रॉम द बॉडी, वो सारी बॉडी से मॉइस्चर हटाते हैं। लिविंग ओनली ए ड्राइड फॉर्म दैट वुड नॉट स्पेशली डिके, और वो एक ड्राइड फॉर्म में उसे रखते हैं ताकि वो डिके ना हो जाए, सड़ ना जाए।
लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है, इट वॉज इंपॉर्टेंट इन देयर रिलीजन टू प्रिजर्व द डेड बॉडी इन द लाइफ लाइक मैनर एज पॉसिबल। वो चाहते हैं कि उस बॉडी को जीवित फॉर्म में ही रखा जाए, जैसे वो है एज इट इज रहे कई सौ सालों तक। ममीफिकेशन प्रोसेस टुक 70 डेज, 70 दिन का टाइम इसमें लगता है लगभग। और जो प्रीस्ट होता है वो क्या करता है, इसके ऊपर एक लेप लगाता है। एम्बाल्मर का मतलब लेप लगाना, इसे ट्रीट करता है, रैप करता है बॉडी को। और बियॉन्ड नोइंग द करेक्ट रिचुअल, और सारी चीजों का करेक्ट रिचुअल जानने से पहले एंड प्रेयर करती की जाती है टू बी परफॉर्म्ड एट वेरियस स्टेजेस, अलग अलग स्टेज पे। लेकिन यहाँ लिखा नहीं है सबसे पहले क्या करते हैं। द प्रीस्ट ऑल्सो नीडेड ए डिटेल्ड नॉलेज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। प्रीस्ट को जो ममीफिकेशन करेगा उसको एनाटॉमी की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप प्रोसेस वाज, ये आ गया आंसर मिल गया। फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस वाज द रिमूवल ऑफ ऑल इंटरनल पार्ट्स। क्लियर, एग्जैक्ट लाइन आपको मिल जाएगी, इसमें बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे क्या जाएगा, रिमूवल ऑफ। ये दूसरा बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बरीड विद द मेमोरी ममीज, ममीज के साथ इनमें से क्या नहीं दफनाया जाता है, एम्यूलेट्स, परफ्यूम्स, कैनोपिक जार्स या एम्बाल्मर। तो ये भी लाइन मिल जाएगी आपको, कहीं ना कहीं मिलेगी कि वो बॉडी का इंटरनल पार्ट्स निकाल देते हैं, ब्रेन को निकाल देते हैं केयरफुली इंसर्टिंग स्पेशल हुक्ड इंस्ट्रूमेंट थ्रू द नॉस्ट्रल, नाक से वो ब्रेन निकाल लेते हैं, एम्बाल्म करते हैं, ठीक है। और फिर लाइन मिलेगी कहीं ना कहीं आपको, दे लेफ्ट द हार्ट इन प्लेस बिलीविंग टू बी, जो भी हो गया, सेंटर ऑफ पर्सन्स इंटेलिजेंट, द अदर ऑर्गन्स वर प्रिजर्व्ड सेपरेटली विद द स्टमक, लीवर, सारे बॉडी पार्ट्स को अलग अलग निकाल के रख लेते हैं और उन्हें भर लेते हैं एक जार में, जिसे आजकल कैनोपिक जार बोलते हैं। और दीज वर बरीड विद द ममी, ये सारी चीजें मम्मी के साथ दफना दी जाती हैं। समझ गए मैं क्या कहता हूँ। तो यहाँ पर मम्मी के साथ क्या दफनाया जाएगा, कैनोपिक जार तो दफनाया ही जाएगा, ठीक है। और क्या है नेक्स्ट, रिमूव करते हैं, मॉइस्चर करते हैं, और उसमें हेड ड्राइड, एम्बाल्मर, रिमूव्ड इंटरनल पैकेट, लाइटली बॉडी, ये सब देख लेना, लाइन ढूंढ लेना बस जो भी है। लिनन कपड़े में रखते हैं, रैप कर देते हैं, नीडेड 100 यार्ड्स लिनन प्रीस्ट केयरफुली टू बी। और तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है यहाँ पर। इन ऑर्डर टू, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो चेक कर लेना, लाइन मिल जाएगी आपको। इसमें उसका नाम नहीं लिखा हुआ कहीं पे, परफ्यूम वर्फ्यूम का नाम ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दवाई तो परफ्यूम भी जाते हैं, वो ढूंढो कहीं ना कहीं होगा इसमें। नेट्रॉन हो गया इसमें, साल्ट ग्रेड ड्राइंग प्रॉपर्टीज एंड बाय प्लेसिंग नेट्रॉन पॉकेट्स द रिजल्ट वाज वेरी ड्राइड आउट टू बी रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन बाम टू मेक ममी सीम्स मोर लाइकली स्किन एरियाज फिल्ड नेक्स्ट स्टेपिंग ईच ममी इज नेगेड हंड्रेड्स ऑफ wounded लॉन्ग स्ट्रिप बॉडी, ठीक है इसमें। हाँ आ गया, देखो ये देखो, in order to protect the dead body from mishap in afterlife, amulets were placed among the wrapping and prayers and magical words written or some linen strips. Often the priest placed a mask of the person's mask between the layer of head bandage, और priest wrap कर देता उसको क्लॉथ में। तो लिखा देखो, amulets आ गया, कैनोपिक जार्स आ गए, और भी होगा कुछ ना कुछ उसमें। Priest wrapped the final cloth surrounding the place, secured with the linen strip. Mummy was complete. Placed tomb along with food. देखो along with food, furniture, vessels, perfumes, jewels and other things. बिल्कुल आ गया। क्या क्या आ गया देखो इसमें, ये दफना देते हैं, इसके साथ में कैनोपिक जार भी दफनाते हैं, साथ में क्या दफनाते हैं यहाँ पर, लाइन तो थी, एम्यूलेट्स दफनाते हैं। एम्यूलेट्स को मतलब ताबीज, उसे दफनाते हैं, फूड फर्नीचर सब दफनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखो एम्यूलेट्स भी दफनाया जाएगा, कैनोपिक जार भी दफनाया जाएगा, परफ्यूम भी दफनाया जाएगा, लेकिन एम्बाल्मर का जिक्र नहीं है, ये नहीं होगा। एम्बाल्मर तो बॉडी के ऊपर एक लेप होता है केमिकल्स का। तो सेकंड ऑप्शन, मतलब सारे ऑप्शन इसके सही है जो दफनाए जाते हैं, लेकिन वो पूछना क्या चीज नहीं दफनाई जाती है, तो एम्बाल्मर। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हुक्ड इंस्ट्रूमेंट वर इंसर्टेड थ्रू द नॉस्ट्रल, नाक से हुक वाले इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं क्या निकालने के लिए, लीवर, लंग्स, हार्ट या ब्रेन, तो ब्रेन जाएगा। ये लाइन आ चुकी है इसमें भी। Why was the knowledge of anatomy important for the priest? वो कह रहा है priest को anatomy की knowledge होना क्यों जरूरी है। To wrap each parts of the body, anatomy मतलब बॉडी के अंदर जितने भी organs हैं उनकी जरूरत, जानकारी जरूरी है एक priest के लिए। क्यों जरूरी है, कि वो बॉडी को अच्छे तरह से रैप कर पाए, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। Delay the decay of the body for 70 days to remove internal organs, ये होगा ताकि वो इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल सके, लीवर, किडनी, आते वाते इन सबको निकाल सके, जो बॉडी पार्ट सड़ सकते हैं उनको निकालने के लिए एनाटॉमी की जरूरत होगी। तो इसलिए प्रीस्ट को एनाटॉमी की बहुत जरूरत होती है। तो रिमूव इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यही जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट, ममीफिकेशन वाज डन टू, ममीफिकेशन कहाँ की जाती है? स्टडी द कैजुअल ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ, के इससे ये पता चलता है कि आदमी की मृत्यु का कारण क्या था। वो तो ऑटोप्सी होता है, ममीफिकेशन नहीं होता है। वो तो पोस्टमार्टम में होगा ना कि मरा कैसे। स्टडी द कॉज ऑफ डेथ, पोस्टमार्टम। टेस्ट द ड्राइंग प्रॉपर्टीज ऑफ नेट्रॉन, परफॉर्म रिचुअल्स एंड प्रेयर्स, प्रिजर्व डेड बॉडी इन, ये आएगा फोर्थ ऑप्शन। वो डेड बॉडी को प्रिजर्व कर देते हैं लाइफ लाइक मैनर में, हमेशा के लिए। तो ममीफिकेशन इसी वजह से बनाई जाती है कि आदमी मर गया है, उसकी डेड बॉडी को एक लेप में लपेट के, उस पर पट्टियाँ लपेट के, उसके बॉडी ऑर्गन्स को एक जार में रख के साथ में रख दो, खाने पीने की चीज़ें साथ में रख दो, ताकि ये लगता है कि इस मृत्यु के बाद भी इसका कोई ना कोई जीवन होगा। वो ममीफिकेशन होता है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। ये भी एक पैराग्राफ है, इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच मंथ डिड वास्को डिगामा, ये तो जिसने वास्को डिगामा के बारे में पढ़ रखा हो उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन नहीं पढ़ा तो इसी में मिल जाएगा। वास्को डिगामा शिप रीच द केप ऑफ गुड होप, कौन से मंथ में वास्को डिगामा का जहाज केप ऑफ गुड होप में पहुंचा था? तो ये लाइन ढूंढ लो कहाँ है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वास्को डिगामा ये यूरोप वगैरह गया, कहाँ कहाँ पहुंचा है वो? जुलाई आ गया, मंथ ढूंढ लो, मंथ के नाम लिखे होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो क्वेश्चन है नवंबर है, मई है, अगस्त है, जुलाई है, तो इन्हीं मंथ को ढूंढो कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं। इसमें पहली लाइन में कोई मंथ का नाम नहीं है, दूसरी लाइन में कोई मंथ नहीं है, तीसरी लाइन में भी कोई मंथ का नाम, कहीं मंथ का नाम लिखा मिल जाएगा आपको। ड्यूरिंग वैन, पुर्तगाल, जो भी है, ट्रेड, अफ्रीका, इंडिया, कोई नाम नहीं आ रहा अभी तक, लेकिन आएगा जरूर 100%। और वास्को डिगामा सेल्ड फ्रॉम शिप्स, क्रीव, ये मैन का इतने लोगों को लेके गया। सेंट और ब्रदर टू वास्को डिगामा, 3 मंथ शिप सेल्ड, ये आ गया एक, देखो दे राउंडेड द केप ऑफ गुड होप ऑन नवंबर, बस कसम किस्सा। आपको मंथ ढूंढना है, देखो ध्यान से, आपको मंथ ढूंढना है, मंथ के नाम आ जाएंगे तो कौन से मंथ में आ गया? वास्को डिगामा शिप रिच केप ऑफ गुडवुड, नवंबर, आंसर खत्म। ठीक है ना। वाई डिड वास्को डिगामा, इसका नाम याद रखो, क्रीव स्टे एट रियो डोस बॉन्स सिनाइज फॉर ए मंथ, एक जगह आएगी ये वाली, वो पूछेगा एक मंथ के लिए क्यों रुके, ये भी लाइन ढूंढ लो कहीं ना कहीं मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी लाइन? दे रीच्ड, ये आ गया ना, रियो डोस बॉन्स सिनाइज, हियर दे इरेक्टेड ए स्टेच्यू इन द नेम ऑफ पुर्तगाल, और दे स्टेड, ये आंसर मिल गया आपको, दे स्टेड हियर फॉर ए मंथ बिकॉज मच ऑफ क्रू वर सिक फ्रॉम स्कर्वी, आंसर मिल गया, बात खत्म। किस वजह से? पुर्तगाल, दे वर सर्व्ड, और ये आ गया, ये आ गया, द क्रू मेंबर्स वर सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी। देखो जितना पैराग्राफ पे फोकस करके पढ़ोगे ना उतने मारे जाओगे, पढ़ना नहीं है। 2 आंसर मिल गए, वर्ड ढूंढ लो आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे तीसरा देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सैव राफेल वाज a ship with 3 masts, तो ढूंढ लेना इस नाम को भी, सैव राफेल को। स्कर्वी इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ये तो सबको पता है, स्कर्वी हमेशा विटामिन सी की कमी से हो जाएगा, ये तो ठीक ही है। वास्को डिगामा वाज कमांडर ऑफ द शिप सैव गैब्रियल, वास्को डिगामा इम्प्रेस द किंग ऑफ कैलिकट विद गिफ्ट्स, तो एक तो ये नाम ढूंढो और एक ये नाम ढूंढो। तो देखो ध्यान से, वास्को डिगामा फर्स्ट यूरोपियन था जो ट्रेड करके गया था, एक्सप्लोर ही कुड नॉट, नहीं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है? सैव राफेल वाज ए शिप विथ 3 मास्ट, इस लाइन को ढूंढो, सैव राफेल कहाँ पर है? सैव राफेल एक वर्ड होगा इसमें, कहीं ना कहीं जरूर होगा, सैव राफेल ये रहा। वास्को डिगामा कमांडेड द सैव राफेल, वास्को डिगामा ने सैव राफेल कमांड किया था, और एक 3 मास्ट शिप था, बिल्कुल आंसर मिल गया ना। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल सही है कि सैव राफेल एक जहाज था, 3 मस्तूल थे उसमें। स्कर्वी वाला भी सही है। वास्को डिगामा वाज द कमांडर ऑफ द शिप, अभी कमांडर देखो कौन सा शिप का कमांडर था ये, कमांडेड द शिप सैव राफेल, ये भी सही है। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? वास्को डिगामा वाज द कमांडर ऑफ द शिप सैव गैब्रियल, अच्छा सैव गैब्रियल नाम ढूंढना कहाँ है भाई? बस यही ढूंढने की कोशिश किया करो, पैराग्राफ में पढ़ना नहीं है, पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो जाते रहोगे। सैव गैब्रियल आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ये रहा। वास्को डिगामा सेल्ड फ्रॉम लिस्बन, ये जगह का नाम आ दिया, 4 शिप लेके चला था, इतना आदमी लेके चला था। कमांडेड द सैन गैब्रियल, ये आ गया, वास्को डिगामा कमांडेड द सैन गैब्रियल, ये भी आ गया। सेल राफेल जो था वो 3 मास्ट वाला था, ये भी आ गया, ठीक है। और विटामिन सी वाला भी आ गया, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। वो पूछा सही कौन सा नहीं है, तो भाई फिर ये भी नाम देख लो,
किंग कलसेट भी कहीं ना कहीं नाम आएगा आपका, ये लास्ट में पहुंचेगा कहीं ना कहीं जब पहुंचेंगे जहाँ पे विटामिन सी वाला आ गया। और ये रहा, वास्को डिगामा मेट द किंग बट द किंग कैलिसट वाज नॉट इम्प्रेस्ड विद वास्को डिगामा, वो इम्प्रेस नहीं हुआ। और यहाँ क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है कि वास्को डिगामा इम्प्रेस्ड द किंग, ये आंसर गलत है, फोर्थ जाएगा। ऐसी फ्रॉम, समझ गए ना, फ्रॉम वेयर डिड वास्को डिगामा एम्बार्क अपॉन जर्नी, कहाँ से जर्नी शुरू की, कैनरी आइलैंड से, लिस्बन से, केप से, ये तो आंसर आया था अभी आप कह रहे हो। वास्को डिगामा सेल्ड फ्रॉम लिस्बन, लिस्बन से शुरू किया था, क्वेश्चन देख लो आंसर मिल जाएगा, लिस्बन आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को जो ना पैराग्राफ को बहुत इजीली करो, क्वेश्चन ढूंढ लो, आपका आंसर मिल जाएगा। और हु कंट्रोल्ड द यूरोप ट्रेड रूट टू एशिया बिफोर, एशिया से पहले 1497 से पहले एशिया के ट्रेड को यूरोप में किसने कंट्रोल किया था, नाम ध्यान रखें, किंग कैलिसेट, और ये मुझे पोलो ड गामा, ओटमैन एम्पायर और मैनुअल फर्स्ट, ये आंसर मिल जाएंगे आपको। वास्को डिगामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू फाइंड एन ओशियन ट्रेड रूटीन, ही वाज अकम्प्लिश्ड, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको ये वाला पॉइंट। ये रहा, पुर्तगाल से लॉन्ग लास्ट कॉलोनियल एम्पायर बनाया था एशिया में। द न्यू एशियन, इसको आपको आंसर जरूर मिलेगा कि एशिया पे ट्रेड करता कौन था। सेलर अरब ट्रेडिंग होल्ड इन मिडल ईस्ट, पुर्तगाल सेलर्स टू अवॉइड, वास्को डिगामा ओपनड ओशियन, हिज वॉयज एक्सप्लोर्स हेल्प चेंज वास्को डिगामा करियर। द ओटमन एम्पायर आ गया भाई, ये देखो लाइन, द ओटोमन एम्पायर कंट्रोल्ड ऑलमोस्ट ऑल यूरोपियन ट्रेड रूटीन रूट्स टू एशिया। ओटम एम्पायर कहाँ है भाई, ये रहा, खत्म बात। ठीक है, 5-7 मिनट में आपका पैराग्राफ हो जाता है, ये तो तुम्हें बताना पड़ रहा है इस वजह से टाइम हमें लग जाता है, अदरवाइज खुद करते हैं तो और जल्दी हो जाता है। चलो नेक्स्ट आइए, अब क्या करना है, एरर बताना है सेंटेंस में आपको। द फार्मर्स सेंटेंस का सब्जेक्ट है आर यूजिंग, ये एच वाई वी हीट सीड्स होते हैं जो हर्बल वर्बल मेडिसिन उसमें यूज होते हैं, जो ऑर्गेनिक खेती होती है उसमें। सो देन दे कैन गेट ए बेटर यील्ड, नहीं नहीं देखो, वो कह रहा है कि वो इन बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे अच्छी फसलें या अच्छी चीजें ले सकें, ताकि, और ताकि की जो इंग्लिश होती है वो होती है सो दैट, ये एक पर्पज है, सो दैट, तो सो देन नहीं होगा, सो दैट यूज करेंगे। सो दैट का मतलब होता है ताकि, सो देन कुछ नहीं होता है, सो दैट आंसर मिल जाएगा। आगे देखो, I saw several French colonial villas within my visit to पांडुचेरी, जो पुडुचेरी जो भी है। I saw several French, मैंने बहुत सारे देखे फ्रेंच कॉलोनियल विलाज विद इन माई, देखो विद इन नहीं आएगा, इस प्रिपोजिशन को ठीक करो, आई के साथ सौ ठीक है, सेवरल फ्रेंच कॉलोनियल विलाज ये प्लूरल, ये भी ठीक है, ये एडजेक्टिव बन गया इसका। विद इन माई विजिट टू पुडुचेरी, विद इन माई विजिट नहीं, ड्यूरिंग माई विजिट, अपनी विजिट के दौरान मैंने देखा था, तो ड्यूरिंग, विद इन नहीं होगा, ड्यूरिंग होगा। एक और देखिए, द न्यूज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट, न्यूज सब्जेक्ट बन गया, अब इसकी वर्ब ढूंढ लो कहाँ है, ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज, यहां तक कोई वर्ब नहीं है, वर्ब है हैव, और न्यूज सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब आएगी हैज, एरर जाएगा इसमें, यहाँ क्या करेंगे आप, हैज, हैज, न्यूज सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसके साथ वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही जाएगी। ए पर्सन हु शोज, क्या करना है भाई इसमें, वन वर्ड छांटना है, ए पर्सन हु शोज पीपल देयर सीट्स, एक ऐसा आदमी जो लोगों को अपनी सीट्स दिखाता है। वॉचमैन, वॉचमैन तो नहीं होगा, वॉचमैन तो चौकीदारी करता है, ये तो चौकीदार होता है भाई, ध्यान रखो, ये तो चौकीदारी है, चौकीदारी करने वाला यानी कि चौकीदार है। गार्ड एक टाइप से संरक्षक होता है, कैमरामैन इसकी कोई सेंस होगी नहीं, ये वर्ड है अशर। अशर का मतलब होता है जो आपको, जैसे सिनेमा हॉल में आप कभी जाते हैं ना, तो आप उसे सीट नंबर दिखाएंगे, वो आपको लाइट जला के सीट बताएगा, उस जाके सीट पे बैठ जाओ, ये अशर का काम होता है। ये होता है आपको जगह दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, या फिर सीट दिखाने वाला, सीट दिखाने वाला। तो एक ऐसा आदमी जो लोगों को उनकी सीट दिखाता है उसे बोलते हैं अशर। क्लियर है, याद रखें। अगला देखो, एक ऐसा भाषण जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं अपने खुद के थॉट्स अलाउड टू वन सेल्फ, खुद से जोर जोर से बोल के। जब एक आदमी अपने विचारों को खुद बोल बोल के बताता है, यानी कि वो अपने आप से बात करता है, तो इस वर्ड को समझो, इसे क्या बोलते हैं, जहां भी बातचीत होती वहां वर्ड आता है लोकवा, लोकवा का मतलब होता है बात, ठीक है। और अकेले का वर्ड होता है सोलो, सोलो मतलब अकेला।
तो जब आदमी अकेला खुद में बात करता है तो ये दोनों वर्ड जुड़ जाएंगे, वर्ड बन जाएगा सोलिलोकी। सोलिलोकी का मतलब होता है खुद से बात करना, सोलिलोकी, ठीक है ना। जैसे वर्ड लिखा हाइपरबोल, हाइपरबोल का मतलब होता है बढ़ी चढ़ी बातें, ये होता है हाइपरबोल। ये है बढ़ी चढ़ी बातें, जब तुम बातों को बहुत घुमा फिरा के बड़ी बड़ी करते हो। रेंज का मतलब होता है ऐसा भाषण देना जिसमें लोगों को आप जो ना किसी के खिलाफ भड़का देते हैं। एक मतलब ऐसा भाषण जो शांति भंग करने वाला भाषण होता है, इसे बोलते हैं शांति भंग भाषण, रेंज। एक ऐसा भाषण दे जाता है जिससे लोग भड़क जाते हैं। और सेक्रिलेज होता है गंदा कर देना, अपवित्रीकरण। दूषित कर देते हैं चीजों को, सेक्रिलेज। तो यहाँ वर्ड क्या जाएगा, सोलिलोकी। एक और देखो, इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ ए लिटरेरी वर्क, किसी भी लिटरेचर का जो एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है। इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है भाषण में जो हम एक प्रस्तावना देते हैं उसे क्या बोलते हैं। तो देखो, मैंने भी बताया था लोग का मतलब क्या होता है। लोग एक वर्ड होता है लोग, LOGUE। एक वर्ड होता है LOQUA, लोकवा। लोकवा का मतलब होता है बात, और लोग का मतलब होता है कथन, स्टेटमेंट। दोनों फर्क समझ लेना। जहां आपने कुछ स्टेटमेंट देना है वो लोग में जाएगा, और जब आपको बात करनी है तो वो लोकवा में जाएगा। अब देखो, डायलॉग दो लोगों का स्टेटमेंट चल रहा है, तो यहां तो पॉइंट बनेगा नहीं। उसने पूछा है कि शुरुआती भाषण कौन सा होगा, मोनोलोग। अब यहां एक वर्ड समझ लेना बच्चों, सोलिलोकी और मोनोलोग, इन दोनों में क्या फर्क है। सोलिलोकी में क्या होता है कि अकेला आदमी खुद से बात करता है। ध्यान रखो, यहाँ पे आदमी क्या करता है, खुद से बात करता है। कोई उसके पास है ही नहीं, अकेला है, बस एक आदमी है, कोई और आसपास नहीं है। लेकिन मोनोलॉग में क्या होता है कि यहाँ पूरा स्टेटमेंट जो होता है, पूरा कथन जो होता है, वो एक ही आदमी देता है और सब बैठ के सिर्फ सुनते हैं। जहां हजार लोगों की भीड़ हो, एक ही आदमी बोल रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं, वो मोनोलॉग होता है। जहां दो लोग आपस में बात करते हैं वो डायलॉग होता है। ये पॉइंट समझो मैं क्या कर रहा हूँ। डायलॉग में दो लोग, मैं बोलूंगा फिर तुम बोलोगे फिर मैं, ये डायलॉग है। और मोनोलॉग में क्या होता है, एक ही आदमी बोलेगा, बाकी सब बैठ के सुनेंगे, जैसे प्रवचन होता है, तो मोनोलॉग होता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि शुरुआती भाषण, तो वो जाएगा देखो प्रोलॉग। प्रो मीन्स पूर्व, तो पूर्व स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट प्रोलॉग, बाद का स्टेटमेंट एपिलॉग। ये बाद में बोला जाएगा, ये पूर्व में बोला जाएगा, बस ये ध्यान रखना। मतलब प्रोलॉग में क्या होगा, पहला स्टेटमेंट, और एपिलॉग में होगा लास्ट स्टेटमेंट। ये इंट्रोडक्शन है, ये कंक्लूजन है। पॉइंट समझ जाओगे, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन। अगर ये कंक्लूडरी सेक्शन होता तो एपिलॉग जाता, इंट्रोडक्टरी सेक्शन हुआ तो ये प्रोलॉग में चला जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान। जब आपका अपमान किया जाता है डिसग्रेस बोलते हैं। तो इसका पूछा क्या है, इसका डायरेक्शन यहाँ पे रह गई, अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है इस वर्ड का। तो डिसग्रेस का अपमान होता है, अपमान का क्या जाएगा, डिसऑनेस्ट। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिसऑनेस्ट चला जाएगा। डिस्प्यूट और डिस्कॉर्ड दोनों का लगभग एक सा मतलब होता है, विवाद होना, कलह हो जाना, झगड़े हो जाना। और डिसगस्ट होते हैं निंदा, तिरस्कार। चलो दूसरा वर्ड क्या पूछा, सिनोनिम पूछ रहा है कॉन्ट्राडिक्ट का। कॉन्ट्राडिक्ट में क्या होता है कि हम किसी चीज को खंडित करते हैं। खंडित करना, किसी बात का खंडन करना, रिजेक्शन करना। जैसे आपने कहा कि चलो पार्टी पे चल रहे हैं, भाई बोला कहीं नहीं जा रहे, घर बैठ के पढ़ना है। उसने, भाई ने क्या किया, अपने भाई की बात का कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया, यानी कि खंडन कर दिया। तो इसका हमें सिनोनिम बताना। शॉर्टन होता है कम करना, तो कम करना तो सेंस बनेंगे। एग्री हो ही नहीं सकता, एडवाइज नहीं हो सकता, रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब होता है मना कर देना, या नकार देना, या उसके अपोजिट जाके बात करना, उसकी बात को रिजेक्ट करना, रिफ्यूट करना होता है। तो यहाँ वर्ड क्या जाएगा इसका सिनोनिम में, रिफ्यूट। अपोजिट क्या होता है, एग्री। ठीक, आगे चलिए। ही लॉस्ट हिज हार्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखो। सब्जेक्ट है ही, उसका दिल बैठ गया, आप ये मान लो, ठीक है ना। वो डिफिकल्ट सिचुएशन में तालमेल नहीं बैठा पाया, इसलिए वो हिम्मत हार गया। अब देखो, ही लॉस्ट हिज हार्ट, तो जो सब्जेक्ट है उसने हिम्मत, उसकी हिम्मत टूट गई। तो हार्ट किसका था, ही का। तो यहाँ हिज लिखने की जरूरत नहीं है, ही लॉस्ट हार्ट। डोंट लूज हार्ट होता है, आपने सुना भी होगा, डोंट लूज
हार्ट। इसमें योर हार्ट बोलने की जरूरत नहीं है, वो सुपरफ्लूस हो जाता है। तो लॉस्ट हिज हार्ट की जरूरत ही नहीं है। कहाँ है? ही लॉस्ट हार्ट। ही लॉस्ट हार्ट यानी कि उसका हिम्मत टूट गया जब वो तालमेल नहीं बैठा पाया डिफिकल्टीज के साथ में। ही लॉस्ट हार्ट, लॉस्ट इज हार्ट नहीं, लॉस्ट हार्ट। सुपरफ्लूस हो जाएगा नहीं तो ये। अगला क्वेश्चन देखो। द पोर्टर डिनाइड टू वॉक, डिनाई आ गया, ये रट लेना, इस पॉइंट को ध्यान दे। देखो एक वर्ड होता है रिफ्यूज, इसका मतलब क्या है? मना करना। एक वर्ड होता है फॉरबिड, इसका मतलब क्या है? मना करना। और एक वर्ड है डिनाई, इसका मतलब क्या है? मना करना। लेकिन तीनों मना करने में एक फर्क होता है। किसी काम के होने से पहले अगर मना कर रहे हो, जैसे आपने चोरी करनी थी, एक दोस्त बोला भाई चोरी नहीं करते हैं, चोरी बुरी बात है, छोड़ देते हैं, चोरी नहीं करनी है, तो आपने मना कर दिया चोरी करने से पहले। तो जब पहले मना किया जाएगा तो इन दोनों में से कोई सा एक वर्ड आएगा, इसमें हम पहले मना करते हैं। और डिनाई में हम क्या करते हैं? मान लो आपके घर में चोरी हो गई, किसी घर में चोरी होगी, पुलिस ने एक बंदे को पकड़ लिया, तो पुलिस ने उससे पूछा भाई तूने चोरी की है क्या? तो क्या बोलेगा तुरंत? भाई मैंने चोरी नहीं की। हर चोर ये बोलेगा मैंने चोरी नहीं की। तो वो चोरी करने से पहले मना कर रहा है या चोरी करने के बाद में मना कर रहा है, बस ये देखना पड़ेगा। डिनाई में मना किया जाएगा बाद में, यानी काम पहले हो चुका है। और रिफ्यूज फॉरबिड मना पहले करेंगे, यानी ये काम बाद में होना था। तो ध्यान रखो रिफ्यूज और फॉरबिड इन दोनों के बाद तो आता है इन्फिनेटिव, इसी वजह से। ये नॉन फाइनाइट का चैप्टर पढ़ के देखना आप, वहां पे आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा। रिफ्यूज और फॉरबिड के साथ हमेशा क्या लिखोगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसे डिनाई के साथ टू प्लस वर्ब लिख दिया तो गलत हो गया। डिनाई के साथ टू प्लस वर्ब नहीं आता, डिनाई के साथ आएगा क्योंकि ये काम पहले हो चुका है। यहाँ पे आप लिखेंगे परफेक्टिव इन्फिनेटिव, टू हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, या फिर यहाँ पे लिखेंगे जीरंड वर्ब आईएनजी। एक गलती मत कर देना इसके साथ में कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी तो गलत हो जाएगा, या कभी कभी कुछ लोग इसमें हैविंग थर्ड फॉर्म भी लिख देते हैं, हैविंग थर्ड फॉर्म, ये भी गलत हो जाएगा। या तो जीरेंड या टू हैव थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन जाएगा ही डिनाइड। अब देखो टू हैव थर्ड फॉर्म तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो ही डिनाइड टेकिंग द मनी, उसने पैसा लेने से मना कर दिया, ही डिनाइड टेकिंग द मनी। तो या तो टू हैव थर्ड फॉर्म लिखिए या फिर आईएनजी लिखिए। चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं। His fine voice has never heard in the hall again। अब देखो अगेन मतलब फिर से, उसकी आवाज फिर से अब इस हॉल में सुनाई नहीं देगी, फ्यूचर की सेंस अप्रोप्रिएट होगी। और वैसे भी ये पैसिव वॉइस बनेगा, आवाज थोड़ी सुनेगी, आवाज को सुना जाएगा, तो उसकी आवाज अब हमें सुनाई नहीं देगी, पैसिव वॉइस। तो ना ये पैसिव है, नेवर बी हर्ड, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, ऑप्शन जाएगा विल नेवर बी हर्ड, उसकी आवाज अब फिर से कभी सुनाई नहीं देगी। ठीक। लैंग्विड का मतलब होता है फिसड्डी या आलसी। इसका पूछ रहा है एंटोनियम, तो देख लो। लैंग्विड मतलब आलसी आदमी को बोलते हैं, लिथार्जिक भी आलसी होता है, इंडोलेंट भी आलसी होता है, स्लगिश भी आलसी फिसड्डी होता है। ये सब एक ही वर्ड है, अपोजिट जाएगा एनर्जेटिक, उत्साहित। समझ गए? लैंग्विड का अपोजिट एनर्जेटिक। एंटोनिम सिनोनिम तो इजी पड़ जाता है। अमेच्योर, अमेच्योर होता है नो सीखिया, नौसिखिया या शौकीन टाइप का आदमी होता है, ये किसी भी काम को प्रोफेशनल नहीं करेगा, इसे अमेचर बोलते हैं। तो देखो प्रोफेशनल तो इसको एंटोनिम हो, अच्छा एंटोनिम पूछ रहा है। अब देखो अमेचर का लर्नर, ये भी सीखने वाला होता है, अप्रेंटिस भी सीखने वाला होता है, नोवाइस भी सीखने वाला होता है। अपोजिट क्या जाएगा? प्रोफेशनल। ये प्रोफेशनल बंदा होगा, अमेचर का अपोजिट प्रोफेशनल। और चेक करें पैसिव वॉइस, इसका तो ट्रिक होती है, वर्ब छांट लो। वर्ब क्या लिखिए? रॉब्ड। टेंस कौन सा लिखा है? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट ही होना चाहिए वॉइस बदलने के बाद भी, तो यहाँ वाज रॉब्ड लिखा हो सकता है, इज रॉब्ड नहीं हो सकता, हैज बीन नहीं हो सकता, वाज बीइंग कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। एक ही वर्ड से आंसर मिल गया आपका, रॉब्ड। वॉइसेस में तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, नरेशन वॉइसेस में कुछ नहीं करना है, वर्ब छांट लीजिए, पूरा पढ़ोगे ना दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। तो रॉब्ड का पैसिव यही जाएगा, क्योंकि टेंस चेंज नहीं कर सकते, इज हैज वाज बीइंग। अब आईएनजी कहीं है नहीं तो तुम कहां से ला रहे हो? तो ऑप्शन क्या जाएगा? बी। एक्टिव फॉर्म में वो ये हेल्पिंग ऑफ वर्ब छांट लीजिए, हेल्पिंग ऑफ हैव हैज। तो देखो हैव हैज तो हैव हैज तो रहेगा रहेगा ना, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये ऑप्शन तो कट गया। आगे लिखा बीन वेरीफाइड, तो बीन वेरीफाइड को एक्टिव में चेंज करना है,
तो यहाँ भी वेरीफाइड, यहाँ वेरीफाइड, यहाँ वेरीफाई, वेरीफाइड नहीं हो सकता, हैज के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। अब एक लिखा है हैज वेरीफाइड, एक लिखा है हैव वेरीफाइड, तो बस ये देख लो हैज आएगा कि हैव आएगा। सब्जेक्ट कौन है? समवन। अब समवन क्या सब्जेक्ट है? सिंगुलर, सिंगुलर तो क्या आएगा? हैज आएगा, खत्म बात। बस उड़ा दो इन क्वेश्चंस को। और देखिए नरेशन है, नरेशन में उसने पहले ये चेक करो, उसने पहले ऑप्शन का क्या किया, ही टोल्ड यू दैट, दैट का तो उसने देखो इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए। टोल्ड यू का सेड टू हिम, सेड टू यू, सेड टू यू, सेड टू यू, तो देखो ही टोल्ड यू है ना, तो हिम तो नहीं आ सकता ना, इसने लिखा यू टोल्ड हिम। ध्यान से, सॉरी इसने क्या लिखा है, ही टोल्ड यू, यहाँ पे क्या लिखा है, यू सेड टू हिम, इसका क्या बनता है, यू टोल्ड हिम बनता, तो ये तो गलत हो गया, इसको तो पढ़ना ही नहीं है। ही सेड टू यू, ही सेड टू यू, ही सेड टू यू सेम है, इन्वर्टेड कॉमास सेम आ गए यहाँ पे आके, पहले वाले को छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। अब आगे क्या कर रहे हैं वो, ही लिखा हुआ है हैड नॉट नॉन, ये है पास्ट परफेक्ट, तो ये कहां से बना होगा, पास्ट इंडेफिनिट से या पास्ट परफेक्ट से। तो डिड नॉट नो, डिड नॉट नो और डू नॉट, देखो डू नॉट नो से बनता प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्या बनता, पास्ट इंडेफिनिट, पर ये क्या है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट किससे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट से, तो ये भी नहीं जाएगा। अब ये दोनों ऑप्शन बच गए। ही सेड टू यू, यू डिड नॉट नो कॉमन है, दैट सेम है, इट वॉज लिखा है, इसमें इट इज लिखा है, तुम्हें क्या करना है, वॉज, खत्म बात। नहीं सॉरी सॉरी, वाज नहीं, क्योंकि ये तो उल्टा है ना, वाज लिखा है, वाज कहाँ से आएगा, प्रेजेंट से आएगा, तो इज आएगा, ये वाला ऑप्शन जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो डिड नॉट नो सेम है, तो वर्ब चेक कर लो, तो प्रेजेंट से कौन जाएगा, वाज, वाज कहाँ से आया, इज से, हैड नॉट नो कहाँ से आया, डिड नॉट नो से, यही आंसर जाएगा, बाकी सब आपके गलत है। इसे देखो, ही सेड का ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट है ही नहीं, ये गलत है, कंजंक्शन तो चाहिए ना। अब मनन है, मनन 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 सेम लिखा, केम, केम कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, किस में चेंज होगी, पास्ट परफेक्ट में, केम को केम छोड़ दिया, नहीं हो सकता। हैड केम, हैड के साथ आती है थर्ड फॉर्म, ये तो है नहीं, गलत है, तो हैड कम यही जाएगा। वो तो रैपिडली क्वेश्चन को करने की हैबिट बनाओ, अगर आप बहुत रैपिडली क्वेश्चन कर पा रहे हो ना मेंस में, तो तुम नंबर निकाल लोगे। पढ़ पढ़ के कर रहे हो ना, तो भाई पढ़ने के लिए पेपर नहीं बने हैं, बहुत ब्रिलियंट ब्रिलियंट लोग वहाँ बैठे हुए हैं, बहुत ज्ञानी ज्ञानी बैठे हुए हैं, जिन्हें तुम 4-5 घंटे दे दो, 200 में से 200, 400 में से 400, 500 में से 500, 45 में से 45 क्वेश्चन उड़ा देंगे वो, लेकिन उन्हें टाइम चाहिए, तो आपको टाइम मैनेज करना है अपना हर हाल में। आगे देखो, द एम्बेजलमेंट इन द कंपनी अकाउंट्स हैज कम टू लाइट, ये पूछ रहा है क्या, अंडरलाइन ईडीएम का मीनिंग, कम टू लाइट का मतलब होता है कोई चीज जब प्रकाश में आती है, लोगों के सामने आती है, उसे बोलते हैं कम टू लाइट, प्रकाश में आना, लोगों के सामने आना, तो क्या बनेगा, अच्छा हैज के साथ में देखो थर्ड फॉर्म आएगी, बीन 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 बीन, थर्ड फॉर्म है सारी, लेकिन कम टू लाइट का मतलब होता है उजागर हो जाना, तो बीन रिवील्ड, रिवील्ड मतलब प्रकट हो जाना लोगों के सामने, बीन रिवील्ड। नेक्स्ट आइए, सीईओ है इस कंपनी का, देखो एल्बो रूम, ईडीएम पूछ रहा है एल्बो रूम, एल्बो रूम का मतलब होता है जब आपको काम करने की पूरी आज़ादी मिल जाए, जगह मिल जाए काम करने की, उसे बोलते हैं एल्बो रूम, कि आपके हाथ वाथ आराम से चल जाएं, घिचपिच ज़्यादा ना हो, तो पूरा आरामदायक स्पेस आपको मिले। लीव टू गो ऑन वैकेशन नहीं होगा, फ्रीडम टू डू व्हाट वन वांट्स, आज़ादी मिले कुछ करने की, टफ कंपटीशन नहीं होगा, ह्यूज सैलरीज एंड पर नहीं, सेकंड जाएगा, आपको काम करने की आज़ादी मिल जाती है, उसे बोलते हैं फ्रीडम टू डू व्हाट वन वांट्स। द एलीज द वॉर इन 1945, देखो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंटेड टाइम, और पॉइंटेड टाइम जो सेंटेंस में आएगा या तो इंडेफिनिट में आता है या कॉन्टिन्यूस में आता है। अब देखो बात पास्ट की चल रही है, 1945 तो पास्ट हो गया, तो विन तो लगा नहीं सकते आप, प्रेजेंट परफेक्ट में आ नहीं सकता, कॉन्टिन्यूस और ये है, तो वो जीत रहे थे, जीत गए थे, बस जीत ही गए थे, बात खत्म हो जाती, उन्होंने युद्ध जीता 1945 में, तो वॉन, ठीक है ना, एलीज वॉन द वॉर इन 1945। ही इज बोथ डिलीजेंट, अच्छा बोथ के साथ हमेशा देखो दो वर्ड्स लिखे हैं, डिलीजेंट और एफिशिएंट, एंड आता है बोथ में हमेशा, ये याद रख लेना। बोथ जिन भी दो चीजों को जोड़ेगा वो एंड से जोड़ेगा, बोथ एक्स एंड वाई, ठीक है, वो यहाँ पे एज वेल एज लिख दे गलत हो जाएगा, और लिख दे गलत हो जाएगा, कुछ भी लिख दे सब गलत है, बोथ के साथ एंड। मिस स्पेलिंग चाहती है, मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई होता है किसी की महिमा गान, गुणगान, जो किसी की महिमा गाते हैं उसे बोलते हैं ग्लोरीफाई। असर्टेन, ASCERTI, असर्टेन तो सुनिश्चित, ये स्पेलिंग भी ठीक है, ये स्पेलिंग भी ठीक है। डिसिक्रीट, इसकी स्पेलिंग गलत है भाई, DES
DESECRATE, डेसिक्रेट। अच्छा, इसमें तो बच्चे कुछ गलत भी करके आए हैं, कई बच्चे गलत करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर है 42। डिसिक्रेट, हाँ, इनहेरिट की स्पेलिंग गलत करके आए हैं कुछ बच्चे इसमें। इनहेरिट नहीं है, इनहेरिट की स्पेलिंग ठीक है भाई। डिसिक्रेट की स्पेलिंग होता है DESECRATE। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर इसमें दो स्पेलिंग गलत है, वो ठीक है, ठीक है ना। और डिसिक्रेट का मतलब होता है दूषित करना या गंदा कर देना, तो यही वर्ड जाएगा, ये स्पेलिंग इसकी गलत है। आगे आते हैं नेक्स्ट। इसकी भी मिस स्पेलिंग बतानी है, मिस स्पेल्ड क्या है इसमें। बिजनेस BUSINESS सही है। ORIGINAT ओरिजिनेट सही है। परस्यूट PURSUIT भी सही है। SUPR नहीं, SUPERI, सुप्रीमेसी, सुप्रीम जो होता है, नहीं नहीं सॉरी, SUP, ये स्पेलिंग REMACY, सुप्रीमेसी। ये सुप्रीम कोर्ट से बने, सुप्रीम कोर्ट होता है SUPREME, सुप्रीम। तो सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी होता है सर्वोच्च, हाईएस्ट पॉइंट जो होता है, ये स्पेलिंग जाएगी, गलत है जो इसमें ठीक कर लेना। ये PQRS है। A तो फिक्स है। टिमोथी एक टाइगर का बच्चा है जिसे खोजा गया था मेरे दादा द्वारा तराई जंगल में देरा के पास में, तो ये शुरुआती आ गया कि त्रिमोती जो है टाइगर के बच्चे का नाम है, वो बाघ का बच्चा है जो मेरे दादा ने तराई जंगलों के पास में ढूंढा था। अब इसके बाद में CD या BE जा रहा है। बी में क्या है, ग्रैंडफादर पिक्ड हिम, दादाजी ने उसे उठा लाया और उसे घर लेके आ गए। हो सकता है एक बाघ का बच्चा दादा को मिला, दादा ने उठाया, घर लेके आ गए। सी से भी ऑप्शन, सी में क्या है, एक दिन मेरे दादाजी घूम रहे थे जंगल में और उन्होंने देखा, ही स्पॉटेड ए लिटिल टाइगर, छोटा सा बच्चा देखा, अबाउट 18 इंच लॉन्ग, 18 इंच का छोटा सा बच्चा उन्होंने देखा। तो देखो यहाँ देखो ध्यान से, उसने कहा कि टाइगर छोटा सा बच्चा था, दादा ने ढूंढा था। सेकंड ऑप्शन में लिखा है दादा उसे उठा के लिए, दूसरे तीसरे ऑप्शन में लिखा है एक दिन दादाजी घूम रहे थे तो उन्हें झाड़ियों में कहीं पे एक बाघ का बच्चा दिखाई दिया। तो पहले उठा के ले आएंगे, पहले झाड़ियों में देखेंगे, तो पहले तो देखेंगे ना भाई। तो सी और बी में अगर देखोगे तो सी पहले आना चाहिए, बी बाद में जाना चाहिए। तो जिस भी ऑप्शन में बी सी से पहले, वो गलत है। इसमें सी बी से पहले है, ये हो सकता है। इसमें भी सी बी से पहले, ये हो सकता है। इसमें बी सी से पहले, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। दो ऑप्शन तो गए, ठीक है। अब इसमें ए के बाद डी है और सी है, तो हमें चेक करना है। बी भी बाद में देखेंगे, अब सी और डी देख लो। तो एक दिन दादाजी जंगल में घूम रहे थे, उन्हें वो टाइगर का बच्चा दिखाई दिया। डी में क्या है, टाइगर का जो बच्चा था उसका नाम टिमोथी रखा, तो भाई पहले तो दिखाई दिया ना, तो सी जाएगा ना, खत्म बात। पूरा पढ़ने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने टाइगर का बच्चे का नाम देखा। एक ऑप्शन में आया दादाजी उसे उठाए घर ले आए, एक ऑप्शन में आया कि दादाजी एक दिन जंगल में घूम रहे थे तो उन्होंने टाइगर के बच्चे को देखा, तो पहले तो यही जाएगा, ठीक है। और या फिर टाइगर का बच्चे का नाम टिमोथी मेरे दादाजी ने रख दिया, शुरू में वो उसे मिल्क पिलाते थे, तो भाई सबसे पहले तो देखोगे ही ना उसे, तो ए के बाद क्या जाएगा, सी, और ए की ऑप्शन में बात खत्म हो गई। आगे देखते हैं ऐसे ही। एक ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है। एक सिंगर था जिसका नाम था मुकंदन मिश्रा और उसकी वाइफ, दोनों रहते थे बेहट में ग्वालियर के पास में, तो एक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इसके बाद में BDE से जा रहा है। वो कह रहा है टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन ए शेडी, कि थकने के बाद जो ग्रुप था वो, भाई साहब ग्रुप की तो कोई बात ही नहीं आई, तो देखो बी से तो नहीं जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन गलत हो गया आपका। जो बी वाला ऑप्शन है ये गलत हो गया। डी में क्या लिखा है, तानसेन उनका एकलौता बच्चा था, किनका, इनका। हो सकता है डी चला जाए, तो इसे होल्ड पे रखते हैं अभी। ई में क्या है कि दोनों थे, एक सिंगर था मुकंदन मिश्रा, उसकी वाइफ थी, वो बेहट में रहते थे। ई को चाहते हैं, अगर ई, ए के बाद ई जाता है तो अक्सर वो जंगल में भाग जाता था और शुरू में उसने ही लर्न टू इमिटेट द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, और जल्दी उसने चिड़ियाओं की और जानवरों की आवाज निकालना सीख लिया। किसने, ये तो ऑप्शन ही नहीं बना, तो ये भी नहीं जाएगा। तो सी, और सी में क्या है, एक दिन स्वामी हरिदास, वन स्वामी हरिदास वाज ट्रेवलिंग, नहीं। देखो बेहतर यही है कि पहले इसकी फैमिली पूरी कर दीजिए, कि सिंगर था मुकंदन मिश्रा और उसकी वाइफ बेहट में रहते थे ग्वालियर के पास में, तानसेन उनका एकमात्र लड़का था, तो ए के बाद डी ही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। और इसके बाद देखो ई क्या लिखा है, अक्सर वो जंगल भाग जाता था और वहां पर उसने पक्षियों और जानवरों की आवाज निकालना सीख लिया था। यहां तक सेंस निकल रही है ई तक की। फिर सी पे क्या लिखा है, एक दिन स्वामी हरिदास जंगल में आए अपने शिष्यों के साथ में
और थकने के कारण वो पूरा का पूरा ग्रुप यानी इन लोगों का ग्रुप बैठ गया आराम करने के लिए। बिल्कुल सही, यही जाएगा पहला ऑप्शन। क्लियर है? और बाकी ये है भाई, आप लोग पूरे चैनल को, जितने भी चैनल है सबको सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब वगैरह पे भी, और अपने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए श्योर 60 गुरुकुल को। और जो भी आपके डाउट्स वगैरह हों वो पूछते रहें, मेहनत करते रहें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप मेहनत कर रहे हैं, और कुछ अच्छे बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, जो मैं मार्क्स देखता हूँ स्टूडेंट्स के। तो थोड़ा सा और मेहनत की ज़रूरत है, और किसी में डाउट लगे तो पर्सनली पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट रेस के सेशन के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।